Hello students, in this video I will show you how to prepare the financial statement of a credit cooperative society as per the prescribed format, that is Form N. I'll read the adjustments first. Provide depreciation at the rate of 10% per annum on furniture. Interest accrued on investment amounted to rupees 1000. Honorarium payable to secretary rupees 400. Stock of stationery as on 31st March 2020 was rupees 500, and provide for bad and doubtful debts rupees 500. From the following trial balance of Shivaji Cooperative Credit Society Limited, Kolhapur, as on 31st March 2020, prepare profit loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. So जो भी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम के अंदर है उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है ऑफ शिवाजी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड एज ऑन 31st March 2020। इसका मतलब जो भी अकाउंटिंग ईयर है या फिर बिजनेस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर 1920, उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाना है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो जो बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा ऑफ दिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बनेगा एज पर फॉर्मेट एन। जो फॉर्म एन है उसके हिसाब से बनेगा, अ, जो कि रूल नंबर 62 में दिखाया गया है। तो फॉर्म एन के हिसाब से एक्सपेंडिचर साइड पे इन टोटल 17 आइटम्स हैं और इनकम साइड पे 5 आइटम्स है। और जो भी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड के ऊपर 11 लाइबिलिटीज है और नंबर 12 की भी एक लाइबिलिटी है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। और असेट साइड पे इन टोटल 11 आइटम्स है, मतलब 11 टाइप्स की असेट्स होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो चलो मैं आपको अब यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखाता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज शिवाजी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम के अंदर है शेयर कैपिटल है, उसका क्रेडिट बैलेंस है, एक एथोराइज कैपिटल है एंड पेड कैपिटल। तो सबसे पहले मैं दोनों को दिखाऊंगा लाइबिलिटी साइड पे। जो L1 है, L1 माने लाइबिलिटी नंबर 1। तो यहाँ पे मैं इसे दिखाने वाला हूँ L1 पे, मतलब शेयर कैपिटल का बैलेंस नेक्स्ट टू शेयर कैपिटल ही मैं दिखाने वाला हूँ। तो 6 लाख रुपीज इज द पेड कैपिटल वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, हाँ, तो ये पेड 6 लाख 10 लाख रुपीज एथोराइज कैपिटल है और 6 लाख रुपीज पेड कैपिटल है। हाँ, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कैश क्रेडिट, दैट इज कैश क्रेडिट केटीसीसी बैंक। अब इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट है। क्रेडिट बैलेंस अगर लेजर का है इन द ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब होता है कि वो एक तो लाइबिलिटी होगा या तो फिर इनकम होगा, और ये लाइबिलिटी है ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर ये लाइबिलिटी है तो इसे मुझे दिखाना कहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसे मुझे दिखाना है यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे L5 अनसिक्योर्ड लोन्स। बिलो अनसिक्योर्ड लोन्स आई विल शो कैश क्रेडिट केटीसीसी बैंक, क्योंकि ये लाइबिलिटी है ऑफ अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसे मैंने दिखाया क्या है L5, मतलब लाइबिलिटी नंबर 5, दैट इज अनसिक्योर्ड लोन्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब इसका बैलेंस क्रेडिट है और ये इनकम है ऑफ दिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मुझे इसे इनकम साइड पे दिखाना है। तो इनकम साइड पे इन टोटल 5 आप देख रहे होगे, तो I1 to I5 मुझे मतलब 5 टाइप्स के आइटम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से मुझे यहाँ इसे दिखाना है यहाँ पे I1 में ऑन लोन्स एंड एडवांसेस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इन इनर कॉलम 1,20,000 रुपीज ऑन लोन्स एंड एडवांसेस इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सेल ऑफ फॉर्म्स। इसका भी बैलेंस क्रेडिट है, ये भी इनकम ही है ऑफ दिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और सेल ऑफ लोन फॉर्म्स मुझे दिखाना है इनकम साइड पे, नंबर 4 देख लो आप, मिसलेनियस इनकम। इसके अंदर डी नाम का ऑप्शन है दैट इज सेल ऑफ फॉर्म्स। तो मुझे यहाँ पे दिखाना है 200 रुपीज। सो नेक्स्ट टू सेल ऑफ फॉर्म्स मैंने दिखा दिया उसे 200 रुपीज। उसके बाद है डिविडेंड ऑन शेयर्स। इसका भी बैलेंस क्रेडिट है, ये भी इनकम ही है ऑफ दिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मुझे इसे दिखाना है इनकम साइड पे। इसके लिए भी स्पेसिफिक हेड है हमारे पास, मतलब फॉर्म एन जो है वो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक आइटम फॉर रिकॉर्डिंग डिविडेंड रिलेटेड इनकम। तो उस इनकम में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा दैट इज 4,000 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स। इसका भी बैलेंस क्रेडिट ही है, ये भी इनकम ही है ऑफ दिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और मुझे इनकम साइड पे इसे दिखाना है यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। जो बी पार्ट है ऑफ I1 का, मतलब इनकम जो फर्स्ट का है, इनकम इनकम का जो फर्स्ट हेड है
दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसके अंदर जो बी पार्ट है ऑन इन्वेस्टमेंट्स दैट इज ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो उसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 7,000 रुपीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इसकी फिगर है 10,000 रुपीज़। और ये है ये जो बैलेंस है क्रेडिट है, ये लाइबिलिटी है ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और फंड रिलेटेड मतलब जितने भी रिजर्व और फंड है उसे हमें रिकॉर्ड करना है L2 के नीचे। L2 क्या है? L2 मतलब लाइबिलिटी नंबर 2 रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स। तो ये कौन सा फंड था? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, और इसके रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, तो डायरेक्टली मैं इसे आउटर कॉलम में दिखाने वाला हूँ। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जिसको मैंने लाइबिलिटी साइड पे दिखाया है, नेक्स्ट बिलो L2 मतलब रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड एक स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड है जो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट करना पड़ता है और मेंटेन भी करना पड़ता है। तो इसे भी मुझे दिखाना है लाइबिलिटी साइड पे ही, बिलो रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स, और इसे मैं इनर कॉलम में दिखाऊंगा, क्योंकि हर एक साल जो भी प्रॉफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसको 25% हमें हर साल, मतलब जिस भी साल भी प्रॉफिट है उस हर साल में हमें 25% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं इसे इनर कॉलम में मैंने दिखा दिया। इसके बाद है कॉमन गुड फंड। उसके बाद देखो अब बिल्डिंग फंड भी है, दोनों के दोनों को क्रेडिट बैलेंस है और दोनों की दोनों लाइबिलिटी है। तो ये दोनों को मैं L2 के नीचे ही दिखाने वाला हूँ। L2 मतलब रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स। तो रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स के अंदर ही मैंने दिखाऊंगा कॉमन गुड फंड एंड बिल्डिंग फंड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 18-19। अब ये इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे आप समझ लो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। यहाँ पे हमें जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं एज ऑन 31 मार्च 2020, इसका मतलब हमें 1920 के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, और 1920 का प्रीवियस ईयर कौन सा है? 18-19 है। तो ये जो प्रॉफिट है ये प्रीवियस ईयर का अकाउंटिंग प्रॉफिट है, तो वो है 23,200। तो इसे हमें कहाँ पे दिखाना है? इसे हमें लाइबिलिटी साइड पे दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, लाइबिलिटी साइड पे दिखाना है L11 के नीचे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमें दिखाना है इसको। तो प्रॉफिट कितना है? 23,200। तो लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड L11 दैट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पे मैं इसे इनर कॉलम में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता क्या है, जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के जो भी एप्रोप्रिएशन के इफेक्ट होते हैं उसे करंट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। वो रो क्यों दिखाया जाता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है मेरे थेरोटिकल लेक्चर्स है उसमें। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे थेरोटिकल लेक्चर्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों करंट ईयर के बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किया जाता है। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में ही क्यों नहीं होता, करंट ईयर के बैलेंस शीट में क्यों होता है। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज लोन टू मेंबर्स है, मीडियम टर्म्स एंड इमरजेंसी। इसका मतलब लोन दिया गया है जो भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है। लोन देना मतलब ये असेट होगी अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो इस तरह की असेट रिकॉर्ड करने के लिए जो भी फॉर्म एन है वो हमें एक स्पेसिफिक हेड देता है दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे मुझे दिखाना है वो मीडियम टर्म्स एंड इमरजेंसी 8,20,000 एंड 8,20,000 एंड 10,000। तो मैंने असेट साइड पे A4 मतलब असेट नंबर 4 लोन्स एंड एडवांसेस, उसके नीचे मैंने इसे दिखाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ केडीसीसी बैंक। अब ये दोनों की दोनों असेट ही है ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये दोनों की दोनों के अगर जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट ही एसेट ही है। तो और जो फॉर्मेट एन है वो हमें स्पेसिफिक हेड प्रोवाइड करता है दैट इज A2 इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे मैं इन्हें दिखाने वाला हूँ फिर। सो 80,000 एंड 40,000। उसके बिलो इन्वेस्टमेंट्स मैंने दिखाया है A2 मतलब एसेट नंबर 2 इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ये जिसका बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब जो भी कैश क्रेडिट इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लिया था, मतलब जितना भी लोन मतलब बोरोइंग किया था इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, उसके ऊपर इसने इंटरेस्ट भरा है 16,000 का। इसका मतलब क्या है कि ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं E1 में। E1 मतलब क्या? एक्सपेंडिचर नंबर 1 इंटरेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो मैं इसे यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला हूँ पेड में दैट इज 60,000। डायरेक्टली मैंने इसे आउटर कॉलम में दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं है इसके रिलेटेड, इसलिए मैंने आउटर कॉलम में दिखाया। और जो भी इंटरेस्ट पेड किया है वो इट इज़ पेड ऑन कैश क्रेडिट। सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पेड ऑन कैश क्रेडिट सीसी, पेड ऑन सीसी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज
ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, अब ये 4000 रुपीज़ है, तब सेक्रेटरी को ऑनरेरियम दिया। अब सेक्रेटरी होता क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम्प्लॉई होता है वो, इसका मतलब एम्प्लॉई को पैसे दिए, इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर है ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसे हमें दिखाना है कहाँ पे, यहाँ पे। इसके लिए स्पेसिफिक हेड भी है हमारे पास, दैट इज E3, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ। इसको मैं इनर कॉलम में दिखाने वाला हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका बैलेंस कितना है, 1500 है। ये एक्सपेंडिचर है ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसका स्पेसिफिक हेड हमें फॉर्म एंड प्रोवाइड करता है, दैट इज E10, एक्सपेंडिचर नंबर 10, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसे भी मैं इनर कॉलम में ही दिखाने वाला हूँ क्योंकि इसकी भी एक एडजस्टमेंट है। इसके बाद है एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंडिचर ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और जो फॉर्मेट है, फॉर्म है, हमें ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए स्पेसिफिक हेड नहीं प्रोवाइड करता है, कॉमन हेड प्रोवाइड करता है, दैट इज E16 अदर आइटम्स। तो ये अदर आइटम्स के नीचे मुझे दिखाना है इसे। तो एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पे मैंने दिखा दिया 1800। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अब जो पोस्टेज एंड टेलीग्राम है ये भी एक्सपेंडिचर ही है ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके लिए जो फॉर्म है इन्हें हमें स्पेसिफिक हेड भी प्रोवाइड करता है, दैट इज E9, पोस्टेज टेलीग्राम्स एंड टेलीफोन चार्जेस, मतलब एक्सपेंडिचर नंबर 9। तो मैं यहाँ पे इसे दिखाने वाला हूँ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम को डायरेक्टली आउटर कॉलम में 100 रुपीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। उसके बाद है ऑडिट फीस, ये भी एक्सपेंडिचर है, इसे भी मैं दिखाने वाला हूँ एक्सपेंडिचर साइड पे। और एक्सपेंडिचर साइड पे हमें एक स्पेसिफिक हेड भी मिलता है इसके लिए, दैट इज ऑडिट फीस A11। तो मैं इन्हें यहाँ पे डायरेक्टली इसको दिखा दूंगा मैं, 800 रुपीज़ डायरेक्टली इन आउटर कॉलम। ओके, उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसके, यहाँ पे देख लो आप, जो E6 है, मतलब एक्सपेंडिचर नंबर 6 एंड एक्सपेंडिचर नंबर 7। हाँ, एक्सपेंडिचर नंबर 6 क्या है, अटेंडेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी मेंबर्स। और E7 क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ। अब यहाँ पे खाली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोला है, तो हमें मालूम नहीं किसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ पे अज्यूम करने वाला हूँ कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसके, स्टाफ के। तो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम। देखो, मैं जब भी कोई भी फिगर आउटर कॉलम में दिखा रहा हूँ, इसका मतलब उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और जिसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है मैं उन्हें इनर कॉलम में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख लो आप, जनरल एक्सपेंसेस है, इसका बैलेंस 500 रुपीज़ है, ये भी एक्सपेंडिचर ही है, और इसके लिए हमें फॉर्म एंड स्पेसिफिक हेड भी प्रोवाइड करता है, दैट इज E12, एक्सपेंडिचर नंबर 12, दैट इज जनरल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैंने 500 यहाँ पे दिखा दूंगा। नेक्स्ट है फर्नीचर। अब ये जो है ये असेट है, ये तो असेट है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और ये फिक्स असेट है। और फॉर्मेट के हिसाब से असेट साइड पे अगर आप देखोगे, जो A7 है, असेट नंबर 7, फिक्स असेट, उसे मुझे ये बैलेंस को मैं वहाँ पे दिखाऊंगा 3000 को बिलो A7, मतलब फिक्स असेट नेक्स्ट टू फर्नीचर, इनर कॉलम में दिखाने वाला हूँ 3000 रुपीज़, क्योंकि इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है प्रॉब्लम के अंदर। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक्सपेंडिचर ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक हेड हमारे पास नहीं है, तो इसको मैं दिखाने वाला हूँ E16 के अंदर, दैट इज अदर आइटम्स। उसके बाद है इंश्योरेंस, इससे भी मैं वहीं पे दिखाने वाला हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड भी कोई स्पेसिफिक हेड प्रोवाइड नहीं करता फॉर्म है, तो 600 यहाँ पे। उसके बाद है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों का भी डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और दोनों की दोनों असेट है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस दिखाने के लिए असेट साइड का जो फर्स्ट असेट है, दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस, तो मैं वहीं पे दिखाने वाला हूँ इन्हें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब इसके बाद अ, अब मैं एक एक करके सारे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फर्नीचर। तो असेट साइड पे हमें 10% फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है। सो जब हम डेप्रिसिएट करते हैं, मतलब असेट की वैल्यू कम होती है, मतलब मुझे 3000 पे 10%, मतलब 300 को मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले, सॉरी 10% ऑफ 3000 कैलकुलेट करना है, वो होता है 300। तो मैं 300 यहाँ से माइनस करने वाला हूँ। तो 300 माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बचेगा, 2700 बचेगा ऑफ फिक्स एसेट। और जो 300 है वो एक्सपेंडिचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और इसके लिए हमें फॉर्म एंड एक स्पेसिफिक हेड भी प्रोवाइड करता है, दैट इज E14, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, फर्नीचर एट 10%, मतलब फर्नीचर पे 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो वो कितना है, 300 रुपीज़। यहाँ पे इसका एक डेटा है, मतलब इन शॉर्ट मैंने दो इफेक्ट्स दिखाए हैं इसके। सबसे पहले A7 में से, मतलब फिक्स एसेट में से मैंने इसको माइनस किया, फिर इसके बाद E14, मतलब
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट ये 14 मतलब एक्सपेंडिचर साइड पे है ये 14 और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट वहाँ पे मैंने उसे उस 300 का एक इफेक्ट और भी दिखाया। अब इसके बाद है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹1000। अब जो इन्वेस्टमेंट है जो भी की गई इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एक्रूड इन्वेस्टमेंट है 1000 का मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट है कि जो इसी साल का है लेकिन ये अभी तक ड्यू नहीं हुआ है मतलब अभी तक ये मिला नहीं है एक्रूड इंटरेस्ट है लेकिन ये है तो ये इंटरेस्ट इसी साल का बट ये मिला नहीं है आगे जाके मिलने वाला है। हाँ तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे सबसे पहले इसे इनकम करके ट्रीट करना पड़ेगा तो इनकम है तो आई 1 में यहाँ पे मुझे ऐड करना है ऐड इंटरेस्ट एक्रूड इन्वेस्टमेंट तो कितना रुपीज़ है 1000 रुपीज़ मैंने 1000 यहाँ पे दिखाऊंगा मैं अब ये इस साल का है लेकिन मिला नहीं है मिलने वाला है मतलब क्या है ये अब असेट भी है इसे हमें असेट करके भी ट्रीट करना है तो कहाँ पे करना है यहाँ पे A9 अदर आइटम्स बिलो A9 अदर आइटम असेट नंबर 9 अदर आइटम्स यहाँ पे करना है वैल्यू कितनी है 1000 रुपीज़ वैल्यू ठीक है अब इसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है ऑनरेरियम पेएबल टू सेक्रेटरी अब जो भी सेक्रेटरी है उसका पेएबल ऑनरेरियम है 400 इसका मतलब क्या ये ऑनरेरियम इसी साल का है लेकिन पेड नहीं हुआ है इसका मतलब ये एक्सपेंस है इस साल का लेकिन पेड नहीं हुआ है तो सबसे पहले हमें इसे एक्सपेंडिचर करके ट्रीट करना है तो कहाँ पे करेंगे सिंपल है यहाँ पे देख लो आप जो ई अपना 3 था E3 दैट इज सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ जहाँ पे हमने ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी दिखाया है यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ 400 रुपीज़ तो 400 रुपीज़ में सबसे पहले यहाँ पे ऐड करूँगा 400 पर चेक कर लेता हूँ मैं हाँ 400 ही है तो नेट एक्सपेंडिचर कितना है 4400 है अब ये पेएबल है इसका मतलब पेड नहीं हुआ है इसका मतलब ये अब आउटस्टैंडिंग करके तो उसे मुझे यहाँ पे दिखाना है बैलेंस शीट में E7 अगर आपने देखा दैट इज सॉरी L7 लाइबिलिटी नंबर 7 करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन यहाँ पे मुझे इसे दिखाना है ऑनरेरियम पेएबल टू सेक्रेटरी इसकी वैल्यू कितनी है 400 रुपीज़ वैल्यू तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इसे 400 इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है उसका बैलेंस है 500 रुपीज़ तो सबसे पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो E10 करके है एक्सपेंडिचर नंबर 10 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ से मुझे 500 माइनस करने हैं क्योंकि प्रीपेड मतलब प्रीपेड नहीं है स्टॉक है सॉरी प्रीपेड नहीं है क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ से मैं 500 माइनस करूँगा तो इसका नेट बैलेंस कितना होगा 1000 होगा और जो 500 का बचा हुआ स्टॉक है इट विल बी ट्रीटेड एज अ करंट एसेट तो मुझे एसेट साइड पे आप देख लो जो A6 है एसेट नंबर 6 करंट एसेट यहाँ पे मुझे 500 रुपीज़ दिखाना है तो मैंने यहाँ पे भी 500 रुपीज़ के दिखा दिए अब इसके बाद जो लास्ट एडजस्टमेंट है हमें प्रोविजन करने के लिए कहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मतलब अ, हमें क्या करना पड़ेगा सिंपल है खाली एक एंट्री पास करनी है हमें एंट्री क्या है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे मैंने दिखा है इसे हाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन मेड फॉर बैड डेट मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करना है मतलब देखो आप एक्सपेंडिचर साइड पे जो E13 है एक्सपेंडिचर नंबर 13 बैड डेट्स रिटर्न ऑफ और प्रोविजन मेड फॉर बैड डेट्स यहाँ पे सबसे पहले 500 का इफेक्ट आएगा हाँ एंट्री के हिसाब से अब एंट्री देखो आप फिर से प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर मेड फॉर बैड डेट्स अगर ये प्रोविजन में आ रही है यहाँ पे प्रोविजन मेड फॉर बैड डेट का मैंने अकाउंट दिखाया है एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड है इस एंट्री के हिसाब से प्रोविजन मेड फॉर बैड डेट का अकाउंट क्रेडिट होता है 500 रुपीज़ से 500 रुपीज़ इसका मतलब प्रोविजन मेड फॉर बैड डेट अकाउंट में आप क्रेडिट बैलेंस है तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब ये अकाउंट क्लोज होगा तो बिकॉज ऑफ क्रेडिट बैलेंस इसे लाइबिलिटी करके ट्रीट किया जाएगा बिकॉज ऑफ क्रेडिट बैलेंस इसे एज अ लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा तो लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पे साइड पे L2 बिलो L2 दैट इज रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स यहाँ पे मुझे इसे दिखाना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा 500 अब मैं सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो चुकी है अब सबसे पहले मैं क्लोज करूँगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट को मैं क्लोज करने वाला हूँ सबसे पहले तीनों का एडिशन कर लेता हूँ दैट इज़ 1,28,000 तो 1,28,000 का आउटर कॉलम में मैं दिखाने वाला हूँ 1,28,000 अब इसके बाद मैं एडिशन करने वाला हूँ सारे के सारे इनकम्स की और वो होती है 1,32,200 अब इसके बाद मुझे एक्सपेंडिचर्स की टोटल करनी है सबसे पहले मैं इन तीनों की टोटल करूँगा दैट इज़ 2,900
तो यहाँ पे 2900 सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। 2900 एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एंड इंश्योरेंस। अब मैं सारी की सारी एक्सपेंडिचर की टोटल करूँगा। अब सारी की सारी एक्सपेंडिचर की टोटल ये होती है, जस्ट अ मिनट, वो है 26,900। मतलब नेट इनकम ज़्यादा, मतलब इनकम आर मोर देन, आई मीन टू से वैल्यू ऑफ इनकम इज मोर देन द एडिशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे मैं अब नेट प्रॉफिट को निकालता हूँ 1,32,200। तो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, सो इज इक्वल टू, इस टोटल में से मैं माइनस करने वाला हूँ टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो नेट प्रॉफिट है 1,05,300। तो यहाँ पे मैं इसे दिखा देता हूँ 1,05,300, 1,05,300। अब मुझे बैलेंस शीट को भी क्लोज करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो 15,000 प्लस 200, इसकी एडिशन कितनी है, 15,200 है। यहाँ पे इसकी एडिशन कितनी हो रही है, 1,20,000 हो रही है। तो यहाँ पे टोटल लोन्स और एडवांसेस की एडिशन हो रही है 8,30,000। उसके बाद हाँ, चलो अब मैं सेट की टोटल करने वाला हूँ। सेट टोटल कितनी हो रही है, 9,69,400, 9,69,400। अब मैं यहाँ पे अभी एक पार्ट तो पेंडिंग रह गया। जो भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसमें से हमें 25% ट्रांसफर करने हैं टू रिजर्व फंड। और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 23,200। तो उसका मैं 25% कैलकुलेट करके आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। सो इज इक्वल टू 25%, 25 ऑफ 23,200 कितना है, 5,800। तो 5,800 मुझे माइनस करना है यहाँ से, 5,800 माइनस करना। तो ये माइनस करने के बाद ये जो 5,000, मतलब ये जो 23,200 है, इसमें से मुझे 5,800 को बाजू में निकालना है और वो मुझे ऐड करना है। कहाँ पे करना है, रिजर्व फंड के अंदर ऐड करना है। ऐड 25% ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, कितना करना है, 5,800। तो यहाँ पे मैं 5,800 को ऐड कर लूँगा। तो ये दोनों की अब नया जो बैलेंस बनेगा रिजर्व फंड का वो होगा 85,800 इतना बैलेंस होगा। अब इसी बैलेंस में मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट भी ऐड करना है। और जो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 1,05,300 है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा करंट ईयर का प्रॉफिट 1,05,300। और नेट बैलेंस कितना बनता है प्रॉफिट का, मैं उसे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ अभी आपको। तो इतना 1,05,300 में मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ 20,200 को। उसके बाद मैं वहाँ से माइनस करने वाला हूँ 5,800। तो बैलेंस कितना बच रहा है, 1,22,700। अब मैं सारी की सारी लाइबिलिटीज की टोटल करने वाला हूँ और वो है 9,69,400। एथोराइज कैपिटल को कंसीडर मत करना जब भी आप टैली कर रहे हो लाइबिलिटी बैलेंस शीट। यहाँ पे देख लो, आप टोटल ऑफ लाइबिलिटी है 9,69,400 और टोटल ऑफ असेट भी है 9,69,400। इसका मतलब ये प्रॉब्लम टैली हो चुका है।